सबों का अपने YouTube चैनल दारा सर जीएस सेंटर में। तो दोस्तों आज मैं क्लास 10 के 4 चैप्टर का जो कार्बन और उसके यौगिक जो चैप्टर है उसके 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लेकर के आया हूं, जो कि वीडियो में देखिए। समानता किसे कहते हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, प्रक्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, ये 4-5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये सब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन में आता है, आप इसको अच्छा से देखेंगे, आप इसको आराम से कर पाएंगे। देखिए क्या है कि सबसे पहले वीडियो में चलते हैं। समावयवता क्या है, समावयवता देखिएगा क्या है कि इसका परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि समावयवता किसे कहते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिक। ठीक है, देखिए क्या है कि समावयवता किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कार्बनिक यौगिक, विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र एक ही हो परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, तो उसे समावयवी कहते हैं। देखिएगा समावयवी कहते हैं। अगर आपको समावयवी का परिभाषा पूछे तो भी आप ये लिख सकते हो, और अगर समावयवता पूछेगा तो आगे क्या कर देना है, उसे समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को, ठीक है ना, इस घटना को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। इस घटना को समावयवता कहते हैं। देखिए अब आराम से इसको लिख सकते हैं कि विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र एक समान, अणुसूत्र, ठीक है, जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, अणुसूत्र एक समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होता है, उसे समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। देखिए क्या होता है, इसका उदाहरण से आप इसको क्लियर समझ लेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका उदाहरण देते हैं समावयवता का। विभिन्न कार्बनिक यौगिक है ना, जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, देखिएगा नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला, ब्यूटेन आपको मैं पिछला वीडियो दिया हूं, आपको अगर जो जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर जाके क्लिक करके वीडियो को पूरा वॉच कर लें, आपको ये सब बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला, ब्यूट 4 नंबर में होता है, तो C4 4 दूना 8 और 2 10, तो ये रहा आपका ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। तो इसका जो संरचना अगर हम लोग बनाते हैं तो कार्बन कितना है, 4 है, तो 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, ये मैं बारीकी से पिछले वीडियो में सिखाया हूँ। ठीक है, आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो जाके आपको ज्ञान मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिल पाएगा। देखिए इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ये 4 ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिए हैं, ये सब भी मैं उसमें सिखा दिया हूँ। तो जिसने भी नहीं देखा है आप जाकर पिछला वीडियो देख लें। देखिए ये इस तरह से, अब देखिए कनेक्ट कर दिए हाइड्रोजन, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हो गया ना ये। अब देखिए नॉर्मल ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन का भी फॉर्मूला यही होता है, क्योंकि ब्यूटेन का तो वही फॉर्मूला है, C4H10 ब्यूटेन, 4 नंबर में ब्यूट, और उसमें 4 का डबल एल्केन ग्रुप का है, तो 4 में 2 गुना कर दिए तो 8 हुआ, उसमें 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 10 हो गया। तो 4 दूना 8 10। अब इसका नॉर्मल और आइसो में फर्क क्या है कि इसमें
आप देखिएगा कि कार्बन जो है ना एक सीधे लाइन में गया था, ठीक है। अब इसमें कार्बन क्या होगा, एक ब्रांच के रूप में या तो ऊपर या तो नीचे खुल जाएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 डालना है, एक हम लोग नीचे कार्बन डालते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार परिभाषा, विभिन्न कार्बनिक यौगिक इसका अनुसूत्र एक समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग, ठीक है। मैं इसको बताता हूं। अभी आप देखिए क्या है कि एक ब्रांच के रूप में कार्बन नीचे कर दिए। अब देखिए 1 2 3 4 इसमें भी देना है 1 2 3, एक यहाँ था 4 हो गया, तो देखिए 1 2 3 4। अब सब में देखिए यहाँ भी 1 2 3 4 सब के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। इसको तो कनेक्ट कर ही देना है। अब देखिए हो गया ना हाइड्रोजन 2 3 यहाँ देखिए 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा कि विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र ये है, अणुसूत्र और ये है स्ट्रक्चर फॉर्मूला संरचना सूत्र, दोनों में क्या फर्क देख रहे हैं, दोनों का जो अणुसूत्र है एक जैसा है। C4H10 नॉर्मल ब्यूटेन, C4H10 आइसोब्यूटेन, लेकिन इधर जो इसका जो ढांचा बना है ये देखिए कैसे बना है, ये आयत के आकार का बन गया और ये वर्ग के आकार का बन गया है। मतलब एक कार्बन नीचे कर देने पर उसका जो शाखा खुल गया, ब्रांच खुला, तो ये आइसो कहला गया। तो ये रहा आपका जो है समावयवता का उदाहरण। तो आप परिभाषा कैसे बोल सकते हैं कि विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र एक जैसा लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है उसे समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका अगर एग्जाम में आता है तो आप डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल भी आप पेश कर दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप परिभाषा लिख करके उदाहरण नहीं देंगे तो आपका नंबर कट सकता है, इसलिए ये ज्यादा ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्वेश्चन है कि साबुन एवं अपमार्जक में क्या अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन था साबुन एवं अपमार्जक, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। साबुन एक तरफ लिख देना है, एक तरफ लिख देना है अपमार्जक, ठीक है। देखिए कैसे, तो साबुन एवं अपमार्जक करना क्या है कि सबसे पहले आपको साबुन का परिभाषा दे देना है कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटासियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। परिभाषा, ठीक है। अगर आपको विचार पूछेगा साबुन किसे कहते हैं तो ये परिभाषा, उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटासियम लवण को साबुन कहते हैं। ओके क्लियर। अब क्या है इसमें आपका आएगा एक नंबर में उच्च एल्कोहल के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या अपमार्जक। ये अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, जानते हैं ना, डिटर्जेंट पाउडर, ठीक है। अपमार्जक कहते हैं साबुन और सर्फ, वही समझ लीजिए। तो उच्च वसा अम्लों के सोडियम तथा पोटासियम लवण को साबुन कहते हैं और उच्च एल्कोहल के सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं, ठीक है। अपमार्जक कहते हैं। ये पहला अंतर हो गया आपका परिभाषा में देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। दूसरा क्या लिखेंगे कि साबुन क्या है, इसको मिटाता हूं इसी के आगे। दूसरा नंबर, यह कम घुलनशील है। कौन, साबुन कम घुलनशील, देखिए इसी के ऊपर में दूसरा नंबर, यह कम घुलनशील है। और इसमें लिखना है यह ज्यादा घुलनशील है,
एक बार में याद हो जाएगा, यह ज्यादा घुलनशील है। परिभाषा शुरू में, दूसरा नंबर में यह साबुन कम घुलता है, निश्चित रूप से आप जानते हैं कि साबुन कम घुलता है, और सर्फ जो है या जो अपमार्जक होता है वो ज्यादा घुलनशील होता है। फिर तीसरा एक लिख देना है कि यह कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसमें लिख देना है यह झाग उत्पन्न करता है, ठीक है, उत्पन्न करता है। मेहनत करना है दोस्तों, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको ये सब लिख करके अभ्यास करना है, तभी जाकर आप एग्जाम अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना? तो ये कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं, ये झाग उत्पन्न नहीं करता है, सॉरी, और ये झाग उत्पन्न करता है। झाग मतलब फेन, जैसे हम लोग साबुन से ये करते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, कभी-कभी फेन नहीं होता, झाग उत्पन्न नहीं होता, तो कपड़ा साफ अच्छा से नहीं होता, तब हम लोग उसको सर्फ में डालते हैं, ठीक है? फिर हम लोग एक और लिख सकते हैं, यह या इसका जैव अपघटन, देखिएगा ये क्या है, जैव अपघटन आसानी से होता है। अब इसमें लिख देंगे इसका जैव अपघटन, आसानी से नहीं होता है। देखिए ये सब आपको याद रखना। अब देखिए इसमें क्या है कि पहला परिभाषा लिख देना है, याद हो जाएगा। साबुन कम घुलनशील, अपमार्जक अधिक घुलनशील। साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है, अपमार्जक साबुन कठोर जल के साथ झाग उत्पन्न करता है, ठीक है? उसमें से एक क्या याद रखना है कि इसका जैव अपघटन का मतलब हुआ कि साबुन को कोई भी जीव, सूक्ष्म जीव या कीड़े मकोड़े जो है साबुन को खा सकता है, ठीक है, लेकिन सर्फ को उसका जैव अपघटन कुछ नहीं कर सकता, नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि साबुन को कौवा लेकर भाग जाता है, साबुन को चूहा खा लेता है, ठीक है ना? गाय वगैरह भी कभी साबुन मिलता है उसको भी वो खा लेती है, लेकिन सर्फ में चींटी कभी जाते देखे हैं क्या? नहीं, चींटी जाती है, जैसे हम लोग सर्फ को हाथ में लेते हैं, पानी डालते हैं तो वो हाथ गर्म हो जाता है, तो चींटी उसमें जाएगी, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जाएगा वो खुद का मर जाएगा, इसलिए उसका जैव अपघटन आसानी से नहीं होता। उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि साबुन को जैव अपघटन हो सकता है, मतलब वो सड़ गल सकता है, लेकिन ये जो है इसका जैव अपघटन आसानी से नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसका ध्यान रखना है, इसको भी आपको नोट कर लेना है और तैयार रखना है। किसके लिए? एग्जाम के लिए, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। एक क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजनीकरण लिख लीजिए, हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं? हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिए हाइड्रोजनीकरण, देखिए हाइड्रोजनीकरण निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को गर्म करके, देखिए दो बार लिख दिया मैं कि गर्म करके, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ध्यान रखना है कि निकेल एक उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। ये क्या होता है ना कि उत्प्रेरक जो है वो क्या करता है ना कि प्रतिक्रिया को तेज कर देता है, किसी प्रतिक्रिया को तेज कर देता है। कैसे तेज करता है? जैसे हम लोग कोई चीज खाना खा रहे हैं और खाने में स्वाद नहीं लग रहा है, जब स्वाद नहीं लगता है ना तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उत्प्रेरक मंगाते हैं किसी मम्मी से, एक मिर्चा लाते हैं, काटते हैं और उसको हम लोग आसानी से जल्दी से खाने के बाद जो है ना जीभ में आता है पिड़पिड़ाहट, हम लोग जल्दी से खा लेते हैं। उसी तरह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब इसका जैसे में हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन,
जैसे हम लिखे C2H4, ये किसका फॉर्मूला है? इथीन का। देखिए इथीन असंतृप्त है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड वाला है, तो इथीन प्लस अगर इसका हम लोग हाइड्रोजन के साथ प्रतिक्रिया करवाएंगे ना, किसके उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक में 473 केल्विन ताप पर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका C2H6। देखिए कैसे C2 हाइड्रोजन 4 और 2 6, अब ये बन गया आपका इथेन, ठीक है, बन गया आपका इथेन। देखिए ये इथीन डबल बॉन्ड वाला था, वो बन गया सिंगल बॉन्ड वाला, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये था संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसमें ध्यान रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। नीचे इसका लिख देना है कि इसका उपयोग, ये याद रखना, इसका उपयोग वनस्पति तेल से, ठीक है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, बनाने में किया जाता है। इसको आपको याद रखना है। किस प्रोसेस के कारण? अगर आपको परीक्षा में पूछ दे कि कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, मतलब डालडा वगैरह जो बनाया जाता है ना, इसी से, यही विधि से, कौन है? हाइड्रोजनीकरण। इसी मेथड से आपको जो है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाकर दिया जाता है, तो इसको याद रखना है। क्या है? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर गर्म करके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण या रासायनिक गुण निर्भर करता है उसे क्रियाशील मूलक, ध्यान रखिएगा, ये भी 2-3 नाम है इसका, क्रियाशील मूलक, ठीक है, या प्रकार्यात्मक समूह, कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट कमिंग इन योर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रक्रियात्मक समूह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह, एक समूह होता है, ठीक है ना, वो ग्रुप होता है जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण जो उसका है वो निर्भर करता है। मतलब क्या है कि उसका मेन गुण उसी पर डिपेंड रहता है, ठीक। तो देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं, जैसे कि हम लोग CH3COOH, अब इसका नाम बताएं तो क्या होगा? देखिए इसका नाम एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल। तो कैसे जाने? देखिए इसका जो लास्ट में COOH है, COOH है, ये इसका समूह है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसकी पहचान हम लोग को जानना है कि COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक है, तो जहां पर भी COOH मिलेगा तो आपको जान लेना है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अभी अगर C6H6 ये बेंजीन का सूत्र है, बेंजीन था, अगर यहां पर एक हाइड्रोजन गायब करके COOH दे दिया तो इसका नाम था बेंजीन, C6H6 आपका था बेंजीन। तो जब बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड जुट गया तो इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? बेंजोइक एसिड, है ना, बेंजोइक एसिड इसका नाम हो गया। तो देखिए कैसे ये बना उसको मैं आपको समझाऊंगा। बेंजोइक एसिड, देखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह समूह जिस पर उस यौगिक का मुख्य गुण निर्भर करता है उसे कार्बनिक क्रियाशील मूलक, प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप,
अभिक्रियाशील समूह, अभिलाक्षणिक समूह, ये सब नाम इसको बोला जा सकता है। तो देखिए इसको आपको जो चीज याद करना है उसको आपको याद करना है। देखिए क्या करना है आपको, कुछ है जैसे जहां पर भी OH रहेगा इसको हम लोग करेंगे एल्कोहल, ठीक है। फिर COOH रहेगा इसको पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये एक एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, देखिएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। फिर अगर जहां पर मिले COOR तो इसको बोलते हैं हम लोग एस्टर। जहां पे सिर्फ O रहेगा, इस तरह का रहेगा, दोनों तरफ बॉन्ड रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं ईथर, ठीक है। इसके बाद CO रहेगा, इसको बोलेंगे हम लोग कीटोन। जहां NH2 इस तरह NH2 रहेगा तो इसको बोलेंगे एमाइन, इसमें से एमाइन, ठीक है। जहां पर NO2 रहेगा इसको हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो। दोस्तों आपको ये सब नेक्स्ट क्लास में, अपर क्लास में आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो OH रहेगा तो एल्कोहल, COOH रहेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये रहेगा तो एस्टर, ठीक है। इसके बाद इन सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है। इसी सब जो है ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है, ठीक है। और कुछ छूटा है OH COH COR, ये रहेगा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक। हाँ एक और होता है जैसे CHO रहे तब इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बोलते हैं। इसलिए मुझे याद आता है कि कुछ छूटा है तो एल्डिहाइड। तो ये सभी चीजों को आपको याद रखना है कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। कहीं पर भी ये मिल जाएगा ना तो आपको नाम कैसे पढ़ना है उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए C6 या ऐसे C2H5OH। अब बोलेगा इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो लास्ट में देखिए OH है ना, तो OH को क्या पढ़ते हैं? एल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा एल्कोहल। इसका नाम होगा इथाइल एल्कोहल। दो में ईथ होता था, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो रहता है तो ईथ होता है। तो इसमें C2H6 था, C2H6 इथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया, उसका जगह कौन ले लिया? OH ले लिया, इसलिए इसका नाम हो गया इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है, इसका नाम हो गया। लेकिन इसका जो फंक्शनल ग्रुप हो गया OH हो गया। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, ये लिख देगा, बोलेगा इसके फंक्शनल ग्रुप, इसके प्रकार समूह का नाम क्या होगा, तो लिखना एल्डिहाइड। याद रखना कि इस साइड वाला पूछा जाएगा तो इधर वाला लिखना है, अगर ईथर का बोले तो ये लिखना होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखे तो ये लिखना होगा, अगर ये लिखा रहेगा तो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को पूरे देख लेंगे, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। इसका अगर आपको ये वीडियो थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो इसका जो बेसिक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक में दे दिया हूं, आप इसको देख लें, जाकर पिछला वीडियो आप पूरा वॉच कर लें। इसके बाद इसको देख लेंगे तो आपका ये चैप्टर आपके मुट्ठी में आ जाएगा और आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको क्लास 10th में अच्छा करना हो और अच्छे नाम से अच्छे रिजल्ट लाना हो, आपके मम्मी पापा का नाम ऊंचा करना हो, आपके समाज में आपकी कुछ इज्जत होनी चाहिए, तो आप अगर नए व्यूअर हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।